Hi, you live, you learn, you upgrade. Today is 31st of January 2022, 31 days, 31 breathes. Today we are going to talk about all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. One Vihar National Park and Zoo is located in Madhya Pradesh. 26 November 1949 को Constitution of India adopt हुआ था. Muslims, Christians, Sikhs, Jain, Buddhists and Zoroastrians, Parsis, NCM Act 1992 के अंदर notified हैं as religious minority communities. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं श्री वेंकटरमन अनंत नागेश्वरम. श्री सुभाष गर्ग जी ने ऑथर किया है बुक द टाइटल द डॉलर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम. आज के सवाल हैं झोरा. झोरा इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? इन विच इंडियन स्टेट इज द बक्सा नेशनल पार्क सिचुएटेड? महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? Which lake makes the border try point of Kenya, Tanzania and Uganda? The grasslands called pampas are found in which part of the world? So ये सवाल है आज के लिए. आज की vocabulary है eminence मतलब श्रेष्ठता, fame और recognized superiority particular sphere या profession में. Proscription का मतलब होता है बहिष्कार, the action of forbidding something, banning. सबसर्विएंट का मतलब होता है अधीन, प्रिपेयर टू ओबे अदर्स अनक्वेश्चनिंगली. सबमिसिव. देन अटोनमेंट का मतलब होता है प्रायश्चित करना, एन एक्शन टेकन इन ऑर्डर टू रिडीम वनसेल्फ. सिंक्रोनस मतलब होता है एक समय का, साइमल्टेनियसली वो वर्क कर रहा है, को एग्जिस्टेंट. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये दोनों सवाल हैं आज के आंसर राइटिंग के लिए. यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड सबमिट योर आंसर्स. ऑलराइट, सो द रेफरेंस मटेरियल फॉर टुडे इज दिस द हिंदू, मंडे जनवरी 31st 2022. फर्स्ट जो न्यूज है, दिस इज अबाउट टेररिज्म, 5 मिलिटेंट्स कश्मीर एनकाउंटर. सो क्रैकिंग डाउन है, अवर जवान्स नियर द एनकाउंटर साइट इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ कश्मीर ऑन संडे. देन जो सेकेंड न्यूज है, दिस इज अबाउट पैगासस. पैगासस एक स्पाईवेयर है जिससे व्हाट्सएप हैक होता है. पैगासस इशू टू रॉयल बजट सेशन. अब पैगासस जो है वो बेसिकली NSO ने बनाया है, ये इजरायली कंपनी है. कंपनी ये बोलती है कि हम इस सॉफ्टवेयर को केवल गवर्नमेंट को सेल करते हैं. तो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया था कि दिस सॉफ्टवेयर हैज बीन यूज्ड इन इंडिया. सो दिस इज दैट. बाकी इससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में है, अबाउट सर्वेलेंस, अबाउट प्राइवेसी, अबाउट लॉज रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ स्पाईवेयर, बिकॉज IT रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर इलीगल. सो सच टाइप ऑफ जो लॉज हैं, पुट्टास्वामी केस रिपोर्ट एटसेट्रा, उसको अभी हम आगे एक्सप्लेन सेक्शन में देखते हैं. दिस इज EPFO टू अपॉइंट ऑडिटर टू ट्रैक फंड मैनेजर. इन्वेस्टमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करने की बात है. दिस इज इलेक्शन. तो ये तो है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. सेकेंड है, दिस इज अबाउट दिल्ली. जैसे ये है ना, दिस इज दिल्ली, दिस इज कॉल्ड NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी. और जो NCR होता है ये और बड़ा वाला जोन होता है जिसमें उत्तर प्रदेश भी आ जाएगा और इधर हरियाणा भी आ जाएगा और सम पार्ट ऑफ राजस्थान भी है. सो दिस इज NCT एंड जो ब्रॉडर एरिया है दैट इज कॉल्ड NCR. जो दिल्ली की विधानसभा है वो NCT के लिए होती है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. देन दिस इज होल्डिंग होस्टेज टू अर्न क्विक मनी. और दिस इज नेक्स्ट पेज, एजुकेशन प्लस. फर्स्ट जो न्यूज है वो है मेक साइंस इंक्लूसिव. अगेन साइंस हुआ, ह्यूमैनिटीज हुआ, हम बार बार ये बात पढ़ रहे हैं कि जो आने वाला जमाना है वो है अबाउट पॉलीमैथ. पॉलीमैथ मतलब जो इंटरैक्शन होता है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, कन्वर्जेंस होता है विच इज रिक्वायर्ड. तो हमें साइंस में भी ह्यूमैनिटीज आनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज में भी बेसिक साइंस आना चाहिए. वी नीड अ काइंड ऑफ लाइक सारा जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनका बेसिक सब जगह पता हो. ऐसा नहीं हो कि साइंस का स्टूडेंट है उसको ह्यूमैनिटीज में 0 है, या फिर ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है उसको लाइक बेसिक मैथ्स वगैरह भी नहीं आता है. तो दीज थिंग्स जो हैं वो करिकुलम में चेंज अभी NEP 2020 डिमांड कर रहा है. वी रिक्वायर्ड अ फ्रेमवर्क एंड गाइडिंग मैकेनिज्म. अर्ली स्टेज रिसर्चर्स एंड एंथुजियास्ट्स
हु आर विलिंग टू कैरी आउट रिसर्च। अब यहाँ एक और बात है, एक चीज होती है रिसर्च, लाइक मैथ्स आपको पसंद है, मैथ्स में आप रिसर्च कर रहे हो, सोशल साइंस में से आपको ह्यूमैनिटीज में जैसे सोशोलॉजी पसंद है, आप सोशोलॉजी में रिसर्च कर रहे हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि रिसर्च को इतना एनकरेज नहीं किया जाता है, जो कि गलत है। रिसर्च को एनकरेज करना चाहिए, बिकॉज रिसर्च होता है ना तो वो सब्जेक्ट भी आगे ग्रो होता है, सब्जेक्ट भी एडवांस होता है, चेंजेस आते हैं, बेटरमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन सोसाइटी के लिए वो रिक्वायर्ड है। तो ऐसा नहीं हो कि हम केवल सब्जेक्ट को एज अ टूल पढ़ रहे हैं कि बस ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, एग्जाम पास हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी, आगे बढ़ेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी से, इस माइंडसेट से वो सब्जेक्ट ग्रो नहीं हो पाता है। तो वी नीड टू हेल्प इन ग्रोइंग, डेवलपिंग, रिफाइनिंग दैट सब्जेक्ट एज वेल। तो रिसर्च में हमें एम्फेसिस करना चाहिए, R&D जो होता है। अब R&D में प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं, हर जो मैटर है ना रिसर्च का, वो इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं होना है। इकोनॉमिकली वायबल मतलब उसका से मार्केट वैल्यू नहीं होगा। कई बार रिसर्च फेल भी हो जाती है, हिट रेशियो काफ़ी कम होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन सब एरियाज में रिसर्च करना बंद कर दें। 1000 फेल्स होते हैं तब जाके एक हिट प्रोडक्ट मिलता है, और वो हिट प्रोडक्ट से इतना बेनिफिट होता है कि वो सारे फेलियर्स को कवर कर देता है। यूजुअली R&D में ऐसा चलता है। तो द पॉइंट इज, इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इसको भी एक सस्टेनेबल बनाना जरूरी है, वरना स्टूडेंट्स रिसर्च में आएंगे ही नहीं। रिसर्च में नहीं आएंगे तो डेवलपमेंट प्रोग्रेस हैम्पर हो जाएगी हमारी। तो इन बैरियर्स को हमें ओवरकम करना जरूरी है। अच्छी लैब्स प्रोवाइड दें, एकेडमिक रिसर्चर्स हैं उनको लाइक प्रॉपर हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, सो दैट वो रिसर्च और आगे आगे जा पाए। ओपन एक्सेस टूल्स होने चाहिए, मेंटोरशिप होनी चाहिए, लाइक दैट। ये सब बातें हैं यहाँ पे। तो द पॉइंट इज कि रिसर्च में चाहे वो साइंस हो, डिजाइन, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो रियल जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। हैकाथॉन एक होता है, हैकाथॉन में क्या होता है, एक प्रॉब्लम दी जाती है और बोला जाता है इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। तो उसमें इस टाइप का जो रिसर्च वर्क है वो बहुत एक्टिवली सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है। तो वी नीड अ कल्चर इन इंडिया जहां हम रिसर्च, डेवलपमेंट, स्कॉलर्स, इन सबको अप्रिशिएट करें और इसको आगे पुश करें, बिकॉज ये ही लोग हैं जो आगे हमारी साइंस एंड ऑल को आगे पुश करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इनोवेटिव बनेंगे। सो दिस इज दैट, ब्रॉडन योर रिसर्च। देन दिस इज जो नेक्स्ट है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स फाइंड विंटर होम इन बंगाल। माइग्रेटरी बर्ड सीजनल अपना माइग्रेशन करती हैं, विंटर्स, समर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। वाटर बॉडी इनका फेवरेट होता है, यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन के लिए भी आती है। arid areas of state have become new heavens for them। तो these are birds। ये कहाँ पर है, संत रांची झील इन हावड़ा में है। तो विंटर के मंथ्स में माइग्रेटरी बर्ड्स आती है हिमालय और सेंट्रल एशिया से, यहाँ वाटर बॉडीज में, साउथ सेंट्रल बंगाल में। तो दिस इज झील, और एक कुलिक बर्ड सेंचुरी भी है। ये वेल नोन स्पॉट्स है, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती हैं। तो ये सर्वे किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल ने, और उसने ये एरियाज एंड स्पीशीज आइडेंटिफाई किए हैं। देन शिखर उत्सव है यहाँ पे, सर्वे ऑफ वाटर बॉडीज हुआ, वेटलैंड्स हुआ, माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज हुआ, नॉन माइग्रेटरी, इन सब का सर्वे बहुत जरूरी होता है। सर्वे से मिलता है डेटा से होता है डेटा एनालिसिस, और उस डेटा एनालिसिस से पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, चेंज हम डेसिफर कर पाते हैं। सो दिस इज गुड। तो दिस इज यहाँ पे हुआ है, अ बर्ड कॉल्ड रफस टेल्ड लार्क लेफ्ट दिस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क एंड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पेंट्स इन 2018। सी, पॉल्यूशन, अगर इस वाटर बॉडी का कैरेक्टर चेंज हो रहा है तो बर्ड्स यहाँ पे आना बंद कर देंगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि बर्ड्स का माइग्रेशन पैटर्न भी चेंज हो रहा है। सॉल्यूशन है इकोसिस्टम हेल्थ जो है वाटर बॉडीज, वो हम बेटर करें। मंथ्स ऑफ प्लानिंग डिजाइनिंग वेंट इनटू ड्रोन शो एट राजपथ। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ड्रोन शो हुआ, 75 जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव। अब इतने सारे ड्रोन्स थे, 1000 ड्रोन्स थे, 3D इमेजेस बनाई इन्होंने, बापू की वॉकिंग विद स्टिक, ट्राई कलर था, मैप ऑफ इंडिया था। तो एक कलाइडोस्कोप ऑफ कलर हुआ। स्वॉर्म ऑफ दिस 1000 ड्रोन्स ने राजपथ में अभी सैटरडे को ये डेमोन्स्ट्रेशन किया। ये जो वर्क है ये है अबाउट दिस IIT दिल्ली को-फाउंडेड स्टार्टअप बॉटलैब डायनामिक्स का है, बॉटलैब डायनामिक्स। तो सी, इतना प्लानिंग करना एंड देन सिंक्रोनस वे में ये ऑपरेट करना सक्सेसफुली, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वेरी गुड।
तो एम ये था कि हम एक्सपेंसिव ड्रोन्स के बजाय हम अपनी खुद की कैपेसिटी से चीपर ड्रोन से ये परफॉर्म करें। पेलोड वगैरह उन्होंने उसको अकॉर्डिंगली टिंकर किया। स्काई वॉज कैनवास, तो ट्राई चक्र, ट्राई कलर, अशोक चक्र, ये सारी चीजें वहां पे दिखाई गई। टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लस कोविड-19 के कारण लॉजिस्टिक्स का शॉर्टेज हुआ, तो जैसे पीसीबी मिलना, कंट्रोलर मिलना, फॉरेन सप्लाईज बंद हो गई थी, तो उन्होंने लोकल इनोवेट किया। सो दिस इज द थिंग, इनोवेट करो। सर्कमस्टेंसेस कभी फेवर में होंगे, कभी अगेंस्ट होंगे, बट यू हैव टू इनोवेट, थिंक, सॉल्यूशन फाइंड करो। तो इसी तरीके से इन्होंने इस पूरे एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया। दिस इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल। तो दिस इज अबाउट ड्रोन शो। Coronavirus is not over. Remember to follow all COVID precautions. Mask properly, wash your hands frequently, and practice social vaccination. Social this distancing. अब ये बात है लिमिट ऑफ पावर। कल परसों ही हमने एक आर्टिकल देखा था जिसमें महाराष्ट्र में कुछ विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। अब बात यह है कि सस्पेंड अगर करते हैं सेशन में, जैसे विंटर सेशन या फिर बजट सेशन में, तो वो तो बनता है, बट अगर 12 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है देन इससे प्रॉब्लम है, इस पे सवाल उठते हैं। तो ये मैटर गया कोर्ट पे। अब बात ये होती है कि पार्लियामेंट या फिर विधानसभा के अंदर जो भी काम हो रहा है उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ जुडिशरी ने इंटरवीन किया बिकॉज ये डिसीजन वहां पे अगेंस्ट द एथोस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन नजर आया। तो दिस इज लिमिट्स ऑफ पावर। Supreme Court serves a reminder that the House should work within constitutional parameter. Constitution supreme है, constitution parameter के within this House विधानसभा को वर्क करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया। तो एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है कि डिसिप्लिनरी एक्शन कैन नॉट ट्रेवर्स बियॉन्ड द सेशन इन विच द कॉज अराउज। अगर डिसिप्लिन मेंटेन्ड नहीं है तो जो हाउस है वो उस पर्टिकुलर एमएलए को सस्पेंड कर सकता है, बट सस्पेंड आप सेशन के लिए करोगे कि पूरा अब सेशन आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट 12 मंथ का अगर आर्बिट्ररी इस टाइप से होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट राइट। तो दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज अबाउट सेशन। तो जो हाउस होते हैं हमारे यहाँ सोवरेनिटी भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे पार्लियामेंट अपने आप में एक हद तक सोवरेन है, कोर्ट उसके डे टू डे मैटर पे ऐसे इंटरवीन नहीं कर सकता है। स्पीकर का कोई डिसीजन है वो चैलेंज होगा या नहीं होगा, पहले नहीं था बट अब चैलेंज हो सकता है। सो द पॉइंट इज कि ऑल्दो सेपरेशन ऑफ पावर है दिस लेजिस्लेचर और जुडिशरी में भी, बट लेजिस्लेचर की भी जो वर्क है वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो 1 ईयर सस्पेंशन था वो गलत बताया। ईयर लॉन्ग सस्पेंशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अनरिप्रेजेंटेटेड रहेगी, कोई वैकेंसी भी नहीं होगी तो बाय इलेक्शन भी नहीं होगा। तो दिस इज रॉन्ग कि पीपल जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उनका रिप्रेजेंटेटिव ही वहां पर नहीं है, तो मतलब यू हैव डिनाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सो मेनी पीपल टू द हाउस, सो विच इज रॉन्ग। रूल 53 बोलता है स्पीकर अडॉप्ट कर सकता है ग्रेडेड अप्रोच। अगर कंडक्ट प्रॉपर नहीं है तो स्पीकर के पास पावर है, वो सस्पेंशन दे सकता है, नेम कर सकता है मेंबर को, उस पर पेनल्टी लगा सकता है। अगर रिपीटेटिव है तो फिर उसमें फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए उस एमएलए को आप सस्पेंड कर सकते हो, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन, नॉट लाइक कि पूरा 12 महीने। देन आर्टिकल 212 भी यहाँ पे आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी अगर एग्जामिन कर रही है प्रोसीजर क्या है हाउस में, तो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बिकॉज इससे क्या हुआ, जुडिशरी ब्रीच कर रही है हाउस की प्रोसीजर पे, हाउस कैसे काम करता है जुडिशरी उनको बता रही है, तो इससे तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। बट 3 जज बेंच ने बताया कि ऐसा नहीं है, अगर इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी था। रूलिंग इज येट अनदर रिमाइंडर टू लेजिस्लेटिव बॉडी फंक्शनिंग इज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर। जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर रही है, बट हाउस की जो फंक्शनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन होना चाहिए। तो आर्टिकल 212 यहाँ पर नहीं है, आर्टिकल 212 ब्रेक नहीं हुआ है। देन इसके बाद इरा है जब गवर्नमेंट साइड अक्यूजेस अपोजिशन, अपोजिशन अगर ऑब्स्ट्रक्शन करती है तो अक्सर ऐसे सस्पेंड कर दिया जाता है, साइलेंस कर दिया जाता है। जुडिशरी इस टाइम पे अगर ऐसा इंटरवीन कर रही है तो दिस इज ओवरऑल गुड फॉर अवर डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। सो दिस इज द मैसेज ओवर हियर, लिमिट्स ऑफ पावर। अब ये बात है रिस्की बेट्स। रशिया शुड डू मोर टू रिड्यूस टेंशंस अलोंग इट्स बॉर्डर विद यूक्रेन। रशिया जो चाहता था ना वो एक हद तक पर्पस सर्व भी हो गया। रशिया चाहता था कि नाटो पे फिर से डिस्कशन हो, नाटो जो एक्सपेंशन
कर रहा था यूएसए, उस पर फिर से डिस्कशन हो, तो वो डिस्कशन ऑन टेबल आ गया। सेकेंड, एक काइंड ऑफ वार्निंग भी भेज दिया कि रशिया मतलब फॉर ग्रांटेड मत लो रशिया को। तो रशिया का पर्पस भी एक हद तक सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एस्केलेट नहीं होनी चाहिए यूक्रेन क्राइसिस में। मॉस्को की जो सिक्योरिटी डिमांड है, रशिया डजंट वांट वॉर्स, होप्स डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यूक्रेन क्राइसिस में आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। डी एस्केलेट करने की जरूरत है सिचुएशन को। यूएस भी रिटर्न रेस्पॉन्स फर्दर डिप्लोमेटिक टॉक में हो सकता है, डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व किया जाएगा। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं वो भी रशियन व्लादिमीर पुतिन से बात किए। मैक्रोन एंड जर्मन चांसलर दिस न्यू ओलाफ शोल्ज ट्राइंग टू रिवाइव द स्टॉल्ड मिन्स्क प्रोसेस। मिन्स्क प्रोसेस क्या था? यूक्रेन में पिछले कुछ टाइम से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, और जैसे हमने क्रीमिया क्राइसिस देखा था, यूक्रेन में बहुत सारी जो एथनिसिटी है वो रशिया की है, जैसे डोनलाब रीजन है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कीव मतलब यूक्रेन और मॉस्को मतलब रशिया, और जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है डॉनबास रीजन की, तो इन सब के सॉल्यूशन के लिए था एक प्रोसेस, मिन्स्क प्रोसेस। तो दिस इज देयर। अब वापस डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जहां तक हो अवॉइड होगा। वेस्ट की विलिंगनेस है टू प्रेस अहेड डिप्लोमेटिक ऑप्शन, और रशिया की रेसिप्रोसिटी बताती है कि अभी जल्दबाजी भी नहीं है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की, डिप्लोमेटिकली सॉल्यूशन आएगा, ये होना ही था। तो डी एस्केलेशन होना जरूरी है। वेस्टर्न लीडरशिप अब नाटो एक्सपेंशन पे अब बात ओपन हो गई है, तो रशिया की भी ये विक्ट्री है। रशिया अगर इन्वेड करेगा यूक्रेन को, तो इन्वेजन आसान होता है बट उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। जो यूएसए है वो अफगानिस्तान में गया बट वहां पे विक्ट्री नहीं मिली उसे। तो द पॉइंट इज, रशिया भी इस बात को जानता है यूक्रेन ऐसे इन्वेड करना तो आसान होगा बट एट व्हाट कॉस्ट। स्टेटस को यहाँ पे रशिया दैट इज वाई एक मैसेजिंग देना चाहेगा और चीजें अपने फेवर में लेगा। पॉसिबली जैसे ये रीजन है सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जहां पर है डोनलाब वगैरह, रशिया पॉसिबली इसको एनेक्स कर सकता है जैसे क्रीमिया को किया था, बट इट इज अगेन स्पेक्यूलेशन, लेट अस सी। तो रशिया जो है वो ओवररन तो कर पाएगा बट एट व्हाट कॉस्ट। तो रशिया भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा। रशिया बस एक ब्रिंकमैनशिप चाह रहा था यहाँ पे, जो ऑर्डर पे लाना चाह रहा था, जो पूरा रिम एरिया है, बफर एरिया है रशिया के आसपास का। सो लेट अस सी अगेन यहाँ पे क्या होता है। इसके बेसिक्स हमने कल ही देख लिए थे रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस के। शो कमिटमेंट टू इक्विटी इन द बजट। इक्विटी क्या होता है? जिसको जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हेल्प मिलेगा। इक्विटी इन द बजट, तो अभी बजट आ रहा है, डिमांड ये है कि जैसे इनइक्वालिटी है, ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इनइक्वालिटी किल्स। कोविड में एक सेक्शन बहुत गरीब हो गया, दूसरा सेक्शन बहुत अमीर हो गया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फाइनेंसेस हैं, वो अनइक्वल हो गए। इसको करेक्ट करना जरूरी है। इम्पोवरिशमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ वर्किंग पीपल वगैरह, क्वांटम ऑफ ग्रोथ जो है, वेल्थ प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट ने भी बताया। रिचेस जो हैं दे आर सुपर रिच एंड अदर्स आर नॉट दैट रिच, तो इससे इनइक्वालिटी आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इक्विटी दिखाएं बजट में ताकि हम इक्विटी यहाँ पे प्रेजेंट करें। इक्विटी मतलब जैसे हमारा जैसे इनकम टैक्स ही देखो, जो लोअर इनकम रहता है उनको टैक्स से रिलीफ मिलता है, जितना ज्यादा इनकम ज्यादा होती है आपका टैक्सेशन भी उतना ही बढ़ जाता है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम वेल्थ का। तो दिस इज द गाइडिंग लाइट। रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट का कि ड्यूटी भी यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे अभी जो टेंडेंसी चल रही है कि राइट्स हैं सिटीजन को, बट एट द सेम टाइम राइट्स आर को रिलेटेड है ड्यूटीज के साथ। तो राइट्स हैं पर ड्यूटीज भी है। हमारे यहाँ डीपीएसपी भी होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात थी ना, तो ये था कि फंडामेंटल राइट्स में वो चीजें रखें जो एकदम एब्सोल्यूट है। इसके बाद डीपीएसपी में वो चीज दें जो गवर्नमेंट चाहती है बट उसका लीगल बैकिंग नहीं कर पाएगी। तो ये बन गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की हिदायतें हैं, ये काम करना है, बट अगर नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट केस हो जाएगा। आर्टिकल 32 में तो फंडामेंटल राइट्स का जुडिशियल सेफगार्ड दिया है, बट डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। तो डीपीएसपी जो है ना, ये वेलफेयर टेंडेंसी भी दिखाते हैं। अब जैसे आर्टिकल 38 है, ये क्या बोलता है? स्टेट्स शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारा यहाँ पे हो, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल लाइफ। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस।
आर्टिकल 39C क्या बोलता है? सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने देना है वेल्थ का, बी मतलब बांटना, बराबर 39B बोलता है बराबर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। इस बार का प्रीलिम्स का सवाल भी था 39C एंड 39B। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वेलफेयर मेजर्स लेने चाहिए और ये मेजर्स अभी बजट में दिखना चाहिए। सो दिस इज दैट। बाकी रेगुलर टॉक्स एंड डेटा है, ऑक्सफॉर्म ने बताया इतना एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है, इनकम भी कम हो गई है, तो मेजोरिटी ऑफ जो सेक्शन है सोसाइटी का दे आर फेसिंग ट्रबल। अब जैसे कुछ स्कीम्स है, वेलफेयर लिखा है ना, तो जैसे NFSA हुआ, इससे भी सवाल आ गया, MG नरेगा, इससे भी अभी सवाल आएगा। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये इंश्योरेंस है कि कहीं बहुत बुरी स्थिति आ गई, पैसे नहीं है, खाने को भी नहीं है, तो इस चीज़ से आपकी बेसिक चीज़ें तो कवर हो जाएगी। देन इसके बाद MG नरेगा है, लीगल गारंटी ऑफ वर्क है ऑन डिमांड। फिर अकाउंटेबिलिटी होना भी जरूरी है, सरकार अकाउंटेबिलिटी ले, बिकॉज इन दी एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू अस। तो हमारी प्रॉब्लम सुनना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। चिल्ड्रन, विमेन, एल्डर, जो डिसेबल्ड है, ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो इन सब का बेटर हमें एड्रेस करना चाहिए अपने बजट में। वेलफेयर एंड दिस एंड ऑल, फूड सिक्योरिटी दिया, फूड, तो बेसिकली ये कुछ गाइडलाइंस लिया है कि हमें क्या एक्सपेक्टेड है बजट में, वेलफेयर एंगल होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, हंगर, सिकनेस, डेथ, इन सब चीज़ों पे भी हम वर्क एफर्ट्स डालें। तो जन सरोकार है और ऐसे मूव्स हैं। अब बात है कि गवर्नमेंट को यहाँ डिलीवर करना चाहिए इक्विटी के फ्रंट पे, इक्विटी इन द बजट, वेलफेयर। अब जो ये बात है, इस पे अभी हम बहुत एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, अभी बजट आने देते हैं, पूरा बजट स्पीच हम पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें क्या चीज़ हाईलाइट हुआ है। और देखना, बजट स्पीच का लास्ट ईयर भी आपने देखा, इस साल भी देखोगे, उससे सीधा सीधा क्वेश्चन पिक होगा प्रीलिम्स में, बिकॉज फोकस एरिया बजट होता है। ओके, बजट स्पीच हम वर्ड टू वर्ड सब पढ़ेंगे वहाँ पे, ओके, लाइन बाय लाइन। देन महात्मा गांधी जी, द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर मतलब कुछ ट्रेडिशनल जो है उससे भी इनोवेटिव होके आप सोच पा रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो गांधी जी जो है ना, गांधी जी की जो लाइफ है, जो उनकी टीचिंग्स हैं, उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, तो इन लेसन्स को हमें सीखना चाहिए। तभी जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो उसमें गांधी जी थिंकर्स में हम इनके बारे में जानते हैं। गांधी जी हैं वो हमारे जो कंट्री है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं, हमारा वे ऑफ लाइफ है, सोसाइटी है, उसमें आपकी टीचिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी ऐसा टॉपिक है ना, महात्मा गांधी जी बहुत बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है। आप इसको ऑलमोस्ट हर पेपर में यूज़ कर सकते हो। GS1 में सोशोलॉजी में कर लो, GS2 में गवर्नेंस कर लो, गांधी जी ने आर्टिकल 40 बोला, GS3 में अगेन आप स्टेट से रिलेटेड बात बता सकते हो, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ होना चाहिए, गांधी जी के कोट्स हैं। और GS4 में एथिक्स तो है ही। ऐसे में अगर कोई सिंपल सा वेग सा टॉपिक आ रहा है, वहां पे भी गांधी जी आप बता सकते हो। इंटरव्यू में आप गांधी जी की सेइंग्स, टीचिंग्स, जो कोट्स हैं वो आप बोल सकते हो। सो गांधी जी के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपकी टीचिंग्स को। तो अभी 74th एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी दिस डेथ, तो यहाँ जो गांधी जी की टीचिंग्स थी वो हमने यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश की है। तो जैसे आउट ऑफ द बॉक्स हो, ओपन माइंडेड हो, है ना, फिर जस्ट एंड ट्रुथ पॉलिटिक्स होनी चाहिए आपकी, अपॉर्चुनिटीज जो हैं, गांधी सबको सेम अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज जो अभी जैसे DPSP देखा आर्टिकल 40, तो गांधीयन DPSP भी है। आप बताओ गांधीयन DPSP कौन कौन से? आंसर, गांधीयन DPSP कौन से हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में गांधीयन। इसका एक एक्चुअली कैटेगराइजेशन लक्ष्मीकांत में किया हुआ है कि कुछ गांधीयन DPSP है, कुछ वेलफेयर है, कुछ नए दिस लेटेस्ट जो साइंटिफिक टाइप के हैं उस टाइप का, लिबरल टाइप। सो गांधीयन DPSP क्या है? आंसर। तो गांधी जी जो थे वो एक ट्रुथ स्टेडफास्ट थे, और जो ऑपरेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट इन्होंने वॉइस उठाया। गांधी जी की हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ट्रेन में जा रहे थे, देन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, गांधी जी ने कॉन्फिडेंटली उस बात को रेज किया। फिर गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, सक्सेसेस ली। फिर इंडिया में आके फिर गांधी जी ने सत्याग्रह, देन प्रोटेस्ट कैसे करना है, हंगर स्ट्राइक, डिसओबीडियंस, ऐसे करके गांधीयन जो टूल्स हैं उसके थ्रू हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। गांधी जी का एक और था सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऐसी एक चीज हम पढ़ते हैं, गांधी जी का तलिस्मान। इसमें क्या है कि अगर आपको चॉइसेस लेने में डिफिकल्ट हो रहा है तो रिमेंबर द फेस ऑफ दैट पर्सन, जिससे आपको देख के लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इसमें, और आपकी चॉइसेस क्या उस पर्सन को कुछ बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही है।
जब आप ऐसा सोचोगे ना तो देखोगे आपका जो कंफ्यूजन है या फिर जो चॉइसेस लेना इजी हो जाएगा, आप डिसीजन बहुत अच्छा ले पाओगे। सो दिस इज दैट। तो दिस इज ट्रुथ सीकर, फिर ट्रायल्स, आपने गांधी जी के बारे में बताया, इंडियन हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, अपनी जो वैल्यू सिस्टम है उसको भी करो। ब्लाइंडली वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न जो वैल्यू सिस्टम है एंड ऑल हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर सेल्फ। हम इतना, एक्चुअली क्या होता है, जब ब्रिटिश राज आया ना इंडिया में, तो उन्होंने हमारी साइकोलॉजी ऐसी बना दी कि मतलब वेस्ट है तो अच्छा है, लोकल है मतलब बैकवर्ड है। इस साइकोलॉजी से ओवरकम करना जरूरी है। सेम इज लाइक इंग्लिश, इंग्लिश ग्रेटिफिकेशन होता है। इफ समबडी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्या बोल रहा है डजंट मैटर, बट इंग्लिश बोल रहा है देन वाओ सब। इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। तो ये गांधी जी ने बताया। तभी तो जब अपन अपना फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं उसमें स्वदेशी की बात करते हैं। स्वदेशी, स्वदेशी जो बंगाल में हमने बंगाल पार्टीशन के बाद भी देखा था। स्वदेशी में क्या था कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वैल्यू सिस्टम है, वे ऑफ लाइफ है, वो भी अच्छा है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्ट्रेन होना चाहिए। देन गांधी जी ने रियलाइज किया दिस सेल्फ डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, आई फॉर आई नो, सॉलिडारिटी, एडवांसमेंट्स वगैरह, एथिकल कंडक्ट। सो द पॉइंट इज गांधी जी की वैल्यू सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी से इंस्पायर्ड बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के, नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के, दलाई लामा जी दिस लद्दाख के, आर्क बिशॉप डेस्मोंड टुटू साउथ अफ्रीका के, देन हैवेल एंड पोप फ्रांसिस। तो आप बड़े बड़े लीडर्स ने भी गांधीयन फिलॉसफी को बताया है, उसको करेक्ट बताया, उसको आगे प्रोपोनेंट, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने को कहा है। लर्निंग्स बताइए, टीचिंग्स बताइए फॉर दिस ह्यूमैनिटी। सो द पॉइंट इज वी नीड टू लर्न अबाउट गांधीयन फिलॉसफी। सो पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी जी। बड़े अच्छे से इस सवाल को तैयार करना है, आपका सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और इससे सवाल भी आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। सो सवाल है, नोट लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी जी, प्रिपेयर इट। अब दिस इज अ ईयर ऑन फ्रॉम म्यांमार एनस हॉरिबिलिस, इसका मतलब होता है अ ईयर ऑफ डिजास्टर और मिसफॉर्चून, जो चीज हुआ म्यांमार में। म्यांमार में आप हैं डॉ ऑंग सॉन्ग सू की, अभी इलेक्शन हुआ। म्यांमार में एक्चुअली क्या है, मिलिट्री भी है और डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड गवर्नमेंट भी है। मिलिट्री की कुछ सीट्स रिजर्व होती है इलेक्शन में और बाकी डेमोक्रेटिक पार्टीज होती है। अब जब इलेक्शन हुआ अभी लेटेस्ट, तो उसमें मिलिट्री को तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, बट डेमोक्रेटिकल जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑंग सॉन्ग सू की, उसने अच्छा परफॉर्म किया। तो मिलिट्री ने कहा ये पूरा इलेक्शन ही फ्रॉड है, इलेक्शन फेयर मैनर में नहीं हुआ है, इसको हम कैंसिल करते हैं और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी कैंसिल करते हैं। मिलिट्री को हो गया और ऐसे करके टेक ओवर कर लिया और लीडर जो ऑंग सॉन्ग सू की है उनको दिस जेल में डाल दिया गया। अब ये जो मैटर है काफी हद तक इंटरनल मैटर भी कहा। इंडिया इस पे क्या ऑब्जेक्शन ले, जैसे लास्ट मंथ ही श्रृंगला साहब म्यांमार गए थे और वहाँ के मिलिट्री हेड से भी हमने टॉक्स एंड डिस्कशन किए। म्यांमार इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर नॉर्थ ईस्ट, क्लोजर टाइज हैं म्यांमार के साथ हमारे। सो द पॉइंट इज यहाँ पे इंडिया भी अब थोड़ा प्रैक्टिकल होके चल रहा है। एशियान का क्या रोल होना चाहिए, म्यांमार इज पार्ट ऑफ एशियान। देन जापान का क्या से होना चाहिए, चाइना का ऑब्वियसली म्यांमार में काफ़ी कंट्रोल है, मिलिट्री जो गवर्नमेंट है उसके साथ, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो चाइना का स्ट्रॉन्ग से है यहाँ पे। अब इंडिया में यहाँ कैसे डिप्लोमेटिकली यहाँ पे मैनूवर करे, इसको हमें देखना है। एक तरफ तो हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, सो वी आर लाइक कि ऑंग सॉन्ग सूकी को वापस रीस्टोर करो, जो डेमोक्रेसी है नॉर्मलसी लाओ। दूसरी तरफ प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी हमारे हो जाते हैं। अब यहाँ देखना होगा, ये जो जेल है ऑंग सॉन्ग सूकी को 3 चॉइसेस मिल सकती है, या तो लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, फॉरेन एग्जाइल, या फिर रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो थर्ड मोस्ट प्रोबेबली है। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है म्यांमार। फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर टू नोट, इंडियन गवर्नमेंट ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाए मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज के पास ना एक बैटरी ऑफ लॉयर्स होता है, इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लॉज पढ़ते हैं, टैक्सेशन लॉज पढ़ते हैं और इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं कि इनका टैक्स मिनिमम हो, टैक्स कम हो बहुत इनका, टैक्स ये विद इन द लॉ रह के ही टैक्स अवॉइड करते हैं। सो लूप होल्स में कई बार ये करते हैं। तो दैट इज वाई प्रणब मुखर्जी साहब के टाइम पे ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लाना पड़ा था, ऑल्दो ये मूव बैकफायर हो गया। बट द पॉइंट इज एमएनसी जो टैक्स इवेजन करते हैं इसको चेक करना जरूरी है।
तो वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अगेन ऑथर किया लुकास थॉमस पिकेटी, एमैनुअल साइज एंड गैब्रियल, मोस्ट अनइक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया को बताया। अब बात वही है, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर गेटिंग पुअरर, रिवोल्ट्स ऑफ द हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में आता है। आइडिया इज कि हम जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बिग टेक कंपनीज भी हो गई है, दे आर अर्निंग सो मच, तो एक मिनिमम टैक्सेशन हम वहां पे लगाने का आइडिया करें। एक वेलफेयर मेजर हो सकता है, इस बात पे है। आइडिया ये नहीं होना चाहिए कि वी आर अगेंस्ट रिच, नो, वी एनकरेज रिच। रिच होते हैं तो फिर सोसाइटी भी देन ट्रिकल डाउन होते हैं बेनिफिट सारे। बट द पॉइंट इज एक सर्टेन इक्वालिटी, इक्विटी भी इंश्योर करना जरूरी है। सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला ने कहा कि पीपल कैन नाउ हैंग आउट विद फ्रेंड्स, वर्क, विजिट प्लेसेस, बाय गुड्स एंड सर्विसेज, अटेंड्स इवेंट्स ऑन मेटावर्स। अब जैसे ये नई वर्चुअल रियलिटी आ रही है, फेसबुक का दिस मेटा है, मेटावर्स। अभी जैसे गेमिंग में भी माइक्रोसॉफ्ट ने भी ह्यूज परचेजेस किए, ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह भी हो रहा है। वी नीड टू हैव सर्टेन टैक्सेशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग भी हम कर सकते हैं। इन्फ्लेशन होता है तो आपकी सेविंग्स डिटीरियोरेट हो जाती है, सो वी कैन प्रोवाइड लाइक इंडेक्स जो है, बॉन्ड्स हैं, वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड हो, इन्फ्लेशन से लिंक्ड हो, तो बेटर रिटर्न्स है, समथिंग लाइक दैट। बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाती है कि सोसाइटी फिर क्रम्बल करने लग जाती है। पास्ट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस यही बोलते हैं, तो दिस हैज टू बी देयर। देन मणिपुर, देन एडटेक कंपनीज फर्म्स शुड फॉलो नॉर्म्स। पढ़ाना अलग है और जो डिग्री प्रोवाइड करना है वो अलग है। तो अभी एडुटेक में भी क्या हो रहा है कि यूजीसी से टाई अप वगैरह करके, फ्रेंचाइजी मॉडल करके, लाइक ऑनलाइन एमबीएज हो रहे हैं, ऑनलाइन दिस दे, उनका वैलिडिटी वगैरह नहीं है। जो रेगुलर जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर, उन पे रहना है हमें। ये जो है ना ऑनलाइन, इस पर भी एक लॉ भी आने वाला है, ऑल इंडिया टेक्निकल दिस एजुकेशन वगैरह, इसमें ओके। ऑनलाइन इंजीनियरिंग हो रहा है, डिग्रीज भी मिल रही है, दिस इज द कॉज ऑफ वरी, यहाँ पे नॉर्म्स आएंगे। गहरी दोस्ती से इजराइल पीएम अबाउट टाइज विद इंडिया। तो ये नफ्ताली बेनेट है, इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। अभी 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं बायलैटरल टाइज के, तो इस पे अभी हमने एक नया दिस लोगो एंड वगैरह भी रिलीज किया था, वंडरफुल पार्टनरशिप इंडिया एंड इजराइल। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इजराइल बिकॉज वेपन एंड टेक्नोलॉजी, इवन एग्रीकल्चर वगैरह में भी काफी अच्छा है। हमारा कल्चरल कनेक्ट भी रहा है, मिलिट्री इकोनॉमिक कनेक्ट भी इजराइल के साथ रहा है। तो द पॉइंट इज कि डिस्टेंस है, बट इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया एंड इजराइल रिलेशन। ये भी बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक है। हाईलाइट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बायलैटरल टाइज में। चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं बायलैटरल टाइज में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट जियो स्ट्रैटेजिक एटमॉस्फेयर। तो आज के टाइम पे जो भू रणनीतिक वातावरण है, उसके प्रिज्म में इंडिया और इजराइल में क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है। जैसे दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों के दोनों कंट्रीज में ट्रेडिशनल कल्चरल टाइज हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, हमारा डिफेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा रहा है, एरिड इरिगेशन वगैरह में इजराइल टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा है, ड्रोन्स वगैरह में टेक्नोलॉजी में इजराइल है। देयर आर सर्टेन थिंग्स। फिर चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे फलस्तीन इशू आ जाता है। कई बार जो इजराइल की पॉलिसी है, जैसे पेगासस अब एक इशू आ गया। तो देर आर चैलेंजेस, देर आर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में जैसे अब्राहम अकॉर्ड भी आ रहा है, क्लोजर टाइज है, देर आर सो मेनी थिंग्स। थिंक ये जो सवाल होते हैं ना, ये ऐसा कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता सब्जेक्टिव में। आप अपना वर्जन बताओ, अपना दिमाग लगा के इनोवेटिव सोचो, यही चीज आपको एक्चुअली में रियल एग्जाम में काम आएगी। एग्जाम में सवाल एज इट इज रिपीट नहीं होगा, बट हमको ये आ जाएगा कि कुछ भी पूछो, हम एक बहुत अच्छा आंसर वहां पे प्रिपेयर कर लेंगे। हमें वो लेवल लाना है। ओके, सो दिस इज दैट। अब जैसे अनादर ब्रह्मोस डील इन द पाइपलाइन, तो इट कुड बी लिंक्ड विद फिलीपींस आर्मी। फिलीपींस को हम ब्रह्मोस का दिस और डील दे रहे हैं। पहले हमने शायद नेवी को दिया था, अभी मैरीन्स को दिया था, अभी हम यहाँ पे एक और वहां की आर्मी को दे रहे हैं। फिलीपींस को ही हम ये ब्रह्मोस आर्मी, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं। ब्रह्मोस अगेन वी शुड नो द बेसिक्स, लाइक ब्रह्मोस क्या है, क्रूज है, इसका स्पीड कितना है, ब्रह्मपुत्र, मॉस्कोवा, ब्रह्मोस। क्रूज मतलब लाइक अ प्लेन, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है एंड मैक स्पीड भी बहुत अच्छी है, सुपरसोनिक मिसाइल है ये ब्रह्मोस डील। अब इससे रिलेटेड क्या फायदे होंगे? फायदे ये होंगे कि हमारा एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पैसे आएंगे। गुड। स्ट्रॉन्ग विंड्स ने अभी होलोग्राम है, स्टैचू अनवील होने वाला है, विंड्स के कारण डिस्टर्बेंसेस है। देन एजुकेशन सिस्टम,
अब आगे देन इंडिया में इतने ज़्यादा कोविड केसेस आए, डेथ भी हैं। 60% ऑफ एलिजिबल यूथ वैक्सीनेटेड हो गए, प्राइम मिनिस्टर ने बताया संडे में, विच इज़ अ गुड न्यूज़। 20 डेज में इतने स्टूडेंट्स आए। एक एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम भी ओपन हुआ है लद्दाख में, सिंथेटिक टर्फ है, फुटबॉल स्टेडियम भी है, एक्सेलेंट। देन इसके बाद अमृत महोत्सव है, नेशनल अवार्ड्स भी किए, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला बच्चों को, गुड। फिर इसके बाद जैसे पद्म अवार्ड्स में, इसका लिस्ट आई हैव शेयर्ड, हैव अ लुक। पद्म अवार्ड्स में जैसे अनसंग हीरोज हैं, जैसे बसंती देवी जी उत्तराखंड की, आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट। देन बाइनो देवी मणिपुर जी की, आपने मणिपुर की आपने काम किया है लिबा टेक्सटाइल आर्ट। अब ये क्या है, लिबा टेक्सटाइल आर्ट मणिपुर का। अर्जुन सिंह आपने प्रमोट किया बैगा ट्राइबल डांस। देन इसके बाद टनल मैन है आप अमाई नायक, आप कर्नाटका में, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। अब ये क्या है, एनरिचमेंट है। नोट डाउन दीज जो नाम यहाँ पे बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया है तो ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये चीज अब पूछी जा सकती है, तो दिस इज गुड। टनल में, एनवायरनमेंट में, आर्ट्स में, लाइक दैट। फिर जैसे टाइग्रेस अभी मध्य प्रदेश की थी, पेज टाइगर रिजर्व, यहाँ उनका नाम लिया। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड दिस विराट जो हॉर्स है उसका नाम लिया, सो दिस इज दैट। तो दिस इज अबाउट जो एड्रेस प्राइम मिनिस्टर ने दिस में ये सारी मेंशंस किया, ओके। देन फर्म सीक्स बूस्टर नोड फॉर स्पुतनिक लाइट, नया आ रहा है। गवर्नमेंट एक डिजिटल आईडी बनाने की बात कर रही है, लिंक डिजिटल आईडीज, एक सिंगल यूनिक आइडेंटिटी हो फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड नो योर कस्टमर सर्विसेज में, ताकि अगेन डिजिटल पुश होगा और प्लस इससे क्या होगा, ईजन अप भी होगी, प्राइवेसी वगैरह भी यहाँ पे बेटर मॉनिटर की जा सकती है डिजिटल आईडीज। तो दिस इज देयर फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी की बात है। लेट अस सी, इट इज टू अर्ली, लेट अस सी। Then this is social media, this. Then 1962 का जो था उसको revisit, Chinese version and ours, 1962 war. हिस्ट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए, we should prepare ourselves better. Then नॉर्थ कोरिया मिसाइल फायर कर रहा है, ब्रिटेन रशिया डिटर यूक्रेन इन्वेजन की बात चल रही है। साइक्लोन हिट्स ईस्टर्न यूएस, ट्रिगर ट्रांसपोर्ट केओस एंड आउटेज, तो इसको बॉम्ब साइक्लोन बोला गया है, साइक्लोन। पावर आउटेज हुआ इससे। एक्सप्लोसिव पावर ऑफ रैपिड ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्चुअली क्या होता है, जैसे बादल भी गरजते हैं ना, तो इधर भी क्या होता है, जो प्रेशर है, प्रेशर अचानक से जो है वो रिलीज होता है, तो उससे फिर ये साउंड क्रिएट होता है। एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो एयर है वो सडन एक्सपैंड होती है, बलून फटता है तो आवाज आती है ना, लाइक दैट। तो दिस इज बॉम्ब साइक्लोन। Then this is insurance claim alternate investment plan. Rafael Nadal slam 21, number 21. See, Nadal 2 सेट डाउन था बट नडाल ने गिव अप नहीं किया, तो क्या लेसन है, नेवर एवर गिव अप। जब तक मैच ओवर नहीं हो जाता है तब तक मैच ओवर नहीं हुआ है। साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, पर अभी भी अगर आप फुल थ्रॉटल पूरा मन लगा के पढ़ोगे ना, एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे। डोंट गिव अप, आखिरी मोमेंट तक गिव अप नहीं करना चाहिए। विनिंग जो है ना नडाल की, ये एटीट्यूड डेवलप करो। नडाल के साथ सबसे अच्छी चीज क्या होती है, ये हर पॉइंट को मैच पॉइंट की तरह लेता है, एकदम जान लगा देता है कि ये भी करेक्ट करना है तो करना है। तो सिमिलरली 100 एमसीक्यूज आएंगे ना आपको प्रीलिम्स में, आपको हर क्वेश्चन को ऐसे देखना है कि यही क्वेश्चन मेरे को कट ऑफ क्लियर कराने वाला है, जो बैरियर है ना, बिकॉज कट ऑफ 98 गया, सपोज 90s में गया, 98 गया से, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आप देखना 94, 95, 96, 92, 93 आ जाएंगे। बट जिसमें ये नडाल का एटीट्यूड है, वो हर क्वेश्चन पे उसने फाइट किया है, वो 2 या 3 क्वेश्चन ज्यादा करेगा और वो इस कट ऑफ को क्रॉस कर जाएगा। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, डेवलप द राइट एटीट्यूड, दिस इज द एटीट्यूड, डोंट गिव अप। Then this is see from this dues to advantage, तो Nadal 21, Federer 20 and Djokovic 20. Then this is their text and context. अब यहाँ बात है नॉर्ड स्ट्रीम का, नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो ये रशिया है, रशिया में गैस के रिजर्व्स बड़े अच्छे हैं, और यहाँ है जर्मनी। जर्मनी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए अब रशिया से, तो या तो लैंड के थ्रू आए या फिर हम सी के थ्रू आ जाते हैं, सी इज बेटर।
तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 थी एक गैस की पाइपलाइन। अब एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनाने की भी जरूरत है, जो यहाँ रशिया से ऐसे आ रही है नॉर्ड स्ट्रीम 2 और इधर जर्मनी में। तो जर्मनी की एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, रशिया को अपनी गैस बेचने का मौका मिल जाएगा, तो रशिया को भी फायदा होगा। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 विन विन लग रही थी। प्रॉब्लम क्या होती है, रशिया अगर एनेक्स करेगा या यूक्रेन क्राइसिस होगा, अब जर्मनी बिकॉज यूरोप नाटो, तो जर्मनी को उसको अपोज करना पड़ेगा, तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 कैंसिल हो सकती है। दिस इज द प्रॉब्लम। सेकेंड, यूरोप को ये लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए रशिया पे, तो रशिया हमारे डिक्टेट करने लग जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस। सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। सो ये सब जियो पॉलिटिक्स है, एनर्जी का यहाँ पे डेफिशिएंसी है यूरोप में, और यूरोप रशिया से एनर्जी लेना चाहता है, और उससे रिलेटेड ये नॉर्ड स्ट्रीम 2। बाकी ये रेगुलर पॉइंट्स हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 बनी थी 2011 में, नॉर्ड स्ट्रीम 2 2021 में। 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस हर साल यहाँ पे आएगा। ये जो पाइपलाइन है ये ओपल और एनईएल को भी कनेक्ट कर रही है यूरोपियन ग्रिड से। ऑब्जेक्शन ये होता है, एक तो यूएस बोलता है कि डिपेंडेंसी ऑन रशिया नहीं रखना है, और ट्रांजिट फी जैसे यूक्रेन के थ्रू लाए या फिर सी, तो ये पाइपलाइन इसीलिए यहाँ पे डिले हो रहा है। जर्मनी को बहुत जरूरत है इस पाइपलाइन का, बिकॉज जर्मनी न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट है, फेज आउट कर रहा है, कोल भी फेज आउट कर रहा है, तो उसको गैस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और गैस आएगी रशिया से। तो रशिया प्राइस भी बढ़ा सकता है, डिजास्टर एंड ऑल, ये पूरा पावर पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रहा है, जियो स्ट्रैटेजिक। बाल्टिक सी से गैस आ रही है रशिया टू यूरोप, नॉर्ड स्ट्रीम 1 2011, नॉर्ड स्ट्रीम 2 2021, बट जियो स्ट्रैटेजिक यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज वाई ये डिले हो रहा है। ये पाइपलाइन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इधर इधर से क्रॉस हो रही है। एक्चुअली क्या होता है, पाइपलाइन जिस जिस जगह से जा रही है वहां थोड़ा ट्रांजिट फी भी देना पड़ता है। जैसे तापी पाइपलाइन हम देखते हैं, तापी का फुल फॉर्म बताइए, कल ही पढ़ा था अपन ने, TAPI। तो दिस इज द पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में दो ही मुद्दे हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, क्योंकि अगर गैस वगैरह आ रही है तो भी एनवायरमेंट कॉस्ट तो है, क्लीन एनर्जी तो बोल नहीं सकते इसे। देन दूसरा आता है जियो स्ट्रैटेजी, जो रशिया पे डिपेंडेंस है, रशिया ऐसे कहीं ऐसा जियो पॉलिटिकल वेपन ना यूज कर ले, इस बात पे एप्रीहेंशंस होते हैं यूरोप में। अब दोनों को जरूरत है, रशिया को पैसे की जरूरत है और यूरोप को गैस की जरूरत है, तो ये अग्रीमेंट तो होगा। देन इसके बाद अब नेक्स्ट क्या होता है, जो दिस आयरन आउट होगा डिफरेंसेस, और ये होगा दिस इज नॉर्ड स्ट्रीम 2, नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। अब बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें इसका बस ज्योग्राफी पता होना चाहिए। डायरेक्ट इंडिया का ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंस है नहीं, कोई स्टेक है नहीं इस एरिया में। सो दिस इज लाइक नॉर्ड स्ट्रीम 2 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 1। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यूजुअली मैच द कॉलम आ जाएगा प्रीलिम्स में कि नॉर्ड स्ट्रीम किन दो कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, बड़े बेसिक से सवाल आते हैं। Then this is operations of the Pegasus spyware। अब ये Pegasus spyware क्या है, इजराइल का NSO है जिससे ये हैक वगैरह कर लेते हैं। अब इससे बात है कि Pegasus जो है, क्या ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज होता है। अब ये इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया है कि लाइक ये इन्फेक्ट कर देता है विदाउट एनी एक्शन फ्रॉम द टारगेट इंडिविजुअल। टेक्नोलॉजी इतना जैसे इवॉल्व हो गई है यहाँ पे, तो दिस इज देयर। अब जैसे अब्राहम अकॉर्ड हुआ, तो क्या यहाँ पे भी आर्म ट्विस्टिंग हुआ है, इस बात पे भी है। अभी ये जो चीजें हैं ये सारी अब स्पेक्यूलेशंस है। न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन ने कुछ आर्टिकल्स भी निकाले। हमें जो प्राइमरली फोकस करना है वो करना है इंडियन लॉज में। जैसे कि सेक्शन 52 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 बोलता है गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकती है, आपका मॉनिटर कर सकती है मैसेज क्लास मैसेजेस डेटा का, अगर वो मैटर है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का, तो गवर्नमेंट आपको टैप कर सकती है। अगर कोई फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कोई मैटर है, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। सो 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 52 बोलता है कि गवर्नमेंट आपको इंटरसेप्ट कर सकती है। देन ऑपरेशनल प्रोसेस जो है वो रूल 419 ने इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 में भी दिया है कि ये कैसे किया जा सकता है। 419A जो है वो बाद में वर्डिक्ट आया पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका टेलीफोन वगैरह भी टैप हो सकता है, ये राइट ऑफ प्राइवेसी है, बट ये तभी होगा टैप जब एक प्रोसीजर वहां पे फॉलो किया। जस्ट लाइक दैट किसी का भी फोन ऐसे टैप नहीं होगा। 419 है सर्विलेंस है, होम सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर है जिसने दिया है, और वो भी तब जब लास्ट रिजॉर्ट है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है कि अब तो टैपिंग करनी पड़ेगी, तो उस केस में दिस इज पॉसिबल।
फिर आता है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्डिक्ट 2017। सुप्रीम कोर्ट फिर से बोलती है कि सर्विलेंस हो सकता है बट उसी केस में जब वो लीगली वैलिड हो, लेजिटिमेट एम ऑफ द गवर्नमेंट बताए, जस्ट लाइक दैट आप नहीं कर सकते। तो दिस इज द सर्विलेंस रिलेटेड बात हुआ, बिकॉज अदरवाइज दिस इज अगेन अब्यूज हो जाएगा। फ्रीडम जो है, हर इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है वो यहाँ पे वायलेट होगी। अब सेकंड लेजिस्लेशन बोलता है सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट 2000 इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के बारे में, कि इंटरसेप्शन किया, मॉनिटर किया या डिक्रिप्ट किया किसी इंफॉर्मेशन को एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज से, और वो अगर सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के विद इन है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में है, डूएबल है, मतलब किया जा सकता है। कोई इन्वेस्टिगेशन करना है कॉग्निजेबल ऑफेंस का तो किया जा सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है वो भी सेक्शन 69 आईटी रूल में इनेबल्ड है कि इंफॉर्मेशन आपके प्राइवेसी को ओवरराइड किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस में किया जाएगा, किस प्रोसीजर के थ्रू किया जाएगा, ये सब चीज ना क्लियर नहीं होती है, तो इनका यूज के ज्यादा मिसयूज भी हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे बताया, ब्रॉड एंड रीडायरेक्शन ऑफ आपका इंटरनेट हिस्ट्री भी ट्रेस हो सकता है, इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हो। तो पेगासस के थ्रू जो हुआ वो विद इन द लॉज नहीं है, प्रोसीजर के अगेंस्ट है, तो दैट इज वाई दिस इज इलीगल एंड दिस इज अ क्राइम। सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट बताता है पनिशमेंट टू एनीवन जो अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया आपका प्राइवेसी पर्सनल डेटा का, तो वो फिर यहाँ पे क्राइम भी है, सेक्शन 43। तो व्हाट वी शुड बी नोइंग इज सेक्शन 52 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, देन 419 है 1951। मतलब गवर्नमेंट अगर स्टेट को सेफगार्ड करने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी जस्ट कॉज के लिए टैपिंग वगैरह हो सकती है। देन इसके बाद पुट्टास्वामी केस याद रखना है। पुट्टास्वामी केस भी लिखा है ओवरसाइट सर्विलेंस हो सकता है बट वो लीगली बैक्ड होना चाहिए, लेजिटिमेट एम बताना पड़ेगा। सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट भी बताता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से रिलेटेड इनेबल है, किया जा सकता है। प्लस इसके बाद ये भी है अगर वो अनऑथोराइज्ड है, सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, तो अगर कोई ऐसा करता है तो फिर इट इज अ क्राइम और उसके लिए साइबर लॉज बड़े स्ट्रिक्ट है। तो दिस इज देयर। अब ये याद रखना है सेक्शन 66 है, इसमें पनिशमेंट का भी है। अगर कोई आपका फोन वगैरह ऐसे कुछ हैक कर रहा है तो उसके लिए आप साइबर जो है गवर्नमेंट, साइबर क्राइम की जो गवर्नमेंट है वेबसाइट है, वहां पे आप अपना दिस कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। देन दिस इज DLI स्कीम एंड द चिप मेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। अब क्या बात है, हम सॉफ्टवेयर में तो आगे बढ़ गए बट व्हाट अबाउट हार्डवेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाना होता है उसमें हम प्रोफिशिएंट नहीं है। तो गवर्नमेंट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लेके आ रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन में भी आए दिस इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का, डिपेंडेंट नहीं हो चाइना या ताइवान पे। तो दिस इज DLI स्कीम है। पार्टिसिपेंट्स को सेमीकंडक्टर चिप्स, वेफर, सिलिकॉन, सेंसर्स, फैब्रिकेशन, इन सब में एम्फेसाइज किया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर अभी चिप मेकर ताइवान, साउथ के कोरिया के हैं। हम उनको सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए इंडिया में लाना चाहते हैं। तो दिस इज DLI स्कीम है, गवर्नमेंट बहुत एम्फेसाइज कर रही है यहाँ पे। देन डोंट बी सच अ डूम स्क्रॉलर, ये नो योर इंग्लिश है। हेनपैक्ड का मतलब होता है रेफर्स टू अ मैन हु इज डोमिनेटेड बाय हिज वाइफ, हेनपैक्ड। देन एक और वर्ड होता है यहाँ पे, दिस इज अबाउट चिकन पैक्ड। चिकन पैक्ड मतलब पेरेंट्स को बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं, दैट इज चिकन पैक्ड। और दिस इज हेन पैक्ड। तो हेन पैक्ड मतलब मैन को वाइफ डोमिनेट कर रही है और चिकन पैक्ड मतलब दिस जो बच्चे हैं वो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। देन इसके बाद है दिस इज ग्रबर। ये स्क्रब की तरह, ऐसे श्रब की तरह प्रोनाउंस होता है। इसका मतलब है क्रिकेट में बॉल डाली बट वो बॉल जंप ही नहीं की, तो वो लाइक आउट हो जाते हैं उसमें जल्दी। तो जैसे जो रूट गॉट आउट टू अ ग्रबर इन द 5th टेस्ट, तो दिस इज दैट वर्ड। अब यहाँ पे लिखा है डूम स्क्रॉलर क्या होते हैं। डूम स्क्रॉलर वो होते हैं जो दिन भर ऑनलाइन देखते रहते हैं और नेगेटिव न्यूज ज्यादा है, जनरली डिप्रेसिंग न्यूज ज्यादा देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, कोई वॉल्केनो आ जाएगा, कोई सैटेलाइट ऐसे आ जाएगी, लाइक दैट। डूम स्क्रॉलर, डूम सर्फिंग बोलते हैं उसे। डूम सर्फिंग दिस अर्ली स्टेज ऑफ पैंडेमिक में, कि कोई नया पैंडेमिक आ गया, ये ऐसे स्पेकुलेशंस एंड पैनिक ज्यादा क्रिएट करते हैं। तो दिस इज डूम स्क्रॉलर। आज 74th एनिवर्सरी है तो उससे रिलेटेड ये कुछ क्विज है, इसको भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। गांधी जी इंपॉर्टेंट, ओके। So this is the newspaper for today. These are the 2 questions. All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.